हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th ऑफ अगस्त की करंट अफेयर्स। अच्छा, जब हम जीएस पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और सबका कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो आप में से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसको पॉलिटी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता होगा, पॉलिटिकल साइंस में उसको रुचि होगी। तो उन लोगों के लिए आज का सेशन बड़ा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कई सारे कानूनों के बारे में, एक्ट्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के पीडीएफ के बारे में। तो 11 ऑफ अगस्त का अगर आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना है तो परचम का आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम अवार्ड से। अब यहाँ पर देखेंगे IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ NITIE मुंबई जो है इसको अब बना दिया जाएगा IIM, और ये 21 नंबर का IIM होगा इंडिया का और 2nd नंबर का होगा महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में जो नागपुर है, नागपुर में ऑलरेडी एक IIM है और ये अब 2nd नंबर का IIM हो जाएगा महाराष्ट्र का। और भारत का किस नंबर का है? 21वें नंबर का, 21 नंबर का हो जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बिकम्स द 21st IIM ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली एक IIM अमेंडमेंट बिल 2023 को पास किया गया, अभी जो मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसको रीनेम कर दिया जाएगा एज अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, मतलब IIM मुंबई। और ये महाराष्ट्र का 2nd नंबर का IIM होगा, क्योंकि ऑलरेडी IIM नागपुर काम कर रहा है और ये भारत का 21 नंबर का इंस्टीट्यूट होगा। अब आप लोगों को मैं हमेशा NIRF के रैंकिंग के बारे में, रेटिंग के बारे में बताती हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने मैनेजमेंट कैटेगरी में इस इंस्टीट्यूट को 7th रैंक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्हें GI सर्टिफिकेशन दिया गया है, और ये दोनों प्रोडक्ट जम्मू से बिलोंग करते हैं। पहला प्रोडक्ट है राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? राइस है। आइए इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन से बिलोंग करता है, और दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे मुश्क बुदी राइस, मुश्क बुदजी राइस जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। इन दोनों प्रोडक्ट को GI सर्टिफिकेशन मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है, टैग दिया गया है, GI टैग। अब ये पूरा एफर्ट्स किसने लगाया है इन दोनों प्रोडक्ट को GI टैग देने के लिए? तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन तीनों का मिलके जॉइंट इनिशिएटिव था। 2020 से ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन बीच में कोविड आ गया और फाइनली GI सर्टिफिकेशन इन दोनों प्रोडक्ट को दिया गया है। आपको पता है कि मार्च में मैंने आपको 2 और प्रोडक्ट के बारे में बताया था। पहला है वासली पेंटिंग ऑफ कथुआ एंड द लद्दाख वुड कार्विंग ऑफ लद्दाख। ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इनको ऑलरेडी नाबार्ड के सपोर्ट से GI सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट कहाँ से है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट से है, जम्मू के रीजन से। और मुश्क बुदजी राइस जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से है, इन दोनों को GI टैग दिया है। GI टैग जो है वो 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है और 10 साल के बाद इसे रिन्यू कराना होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा है कि भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में। तो क्या बातें कही गई हैं देखेंगे। इंडिया सक्सीड इन रिड्यूसिंग इमिशन रेट बाय 33% ओवर 14 ईयर्स। तो पिछले 14 सालों में भारत में कार्बन एमिशन या उत्सर्जन दर में
33% की कमी आई है और 33% की कमी लाने में भारत सफल रहा है। ये बात यूनाइटेड नेशन ने अपने एक असेसमेंट में बताई है। इंडियाज ग्रीन हाउस एमिशन रेट ड्रॉप बाय द फास्टर देन एक्सपेक्टेड 33% इन 14 ईयर्स। इसका रीज़न भी ये दिया है, इसका रीज़न ये है कि भारत लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहा है और फॉरेस्ट कवर भी भारत में इंक्रीज हुआ है। इन्होंने बताया, UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज ने बताया कि जो कार्बन एमिशन रिड्यूस हुआ है, टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल टू बाय 2030। तो भारत ने जब ये मीटिंग हुई थी और अपना कमिटमेंट दिया था, 2005 में भारत ने कमिटमेंट दिया था कि हम 45% जो लेवल पॉल्यूशन का था या एमिशन का रेट था, उससे हम 2030 तक इसको हम रिड्यूस कर देंगे। तो उस स्पीड से लगातार अच्छा काम कर रहा है और एवरेज जो रेट है भारत में एमिशन रिड्यूस होने का वो 3% एनुअली है। इसके अलावा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2019 के हिसाब से भारत में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 24.56% है, जो कि लगभग 80.73 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। लगातार भारत ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं KSRTC मतलब कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसने जीता है एशियाज बेस्ट ब्रांड एम्प्लॉयर अवार्ड 2023। 17 अगस्त को सिंगापुर में ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, सो कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज वॉन एशिया बेस्ट ब्रांड एम्प्लॉयर अवार्ड 2023 अंडर द कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव HR प्रैक्टिसेस। ये 14th एडिशन का जब सबमिट होगा 17 अगस्त सिंगापुर में, वहाँ पर ये उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। अगर मैं कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में बात करूँ तो इसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। इसका ओरिजिनल नाम मैसूर रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, बाद में इसका नाम कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी देखो रिसेंटली आपने देखा था जब बहुत ज़्यादा अभी हैवी रेनफॉल जब हुआ था तो यमुना रिवर में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और आधी दिल्ली जो है वो डूब गई थी, फ्लड आ गया था दिल्ली में। और फिर जैसे ही किसी रीजन में फ्लड आता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हमेशा एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो जैसा कि कहा गया कि हरियाणा से पानी छोड़ दिया गया तो जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आ गई, या फिर केजरीवाल गवर्नमेंट पे आरोप लगाया गया कि आपने सफाई नहीं की, एटसेट्रा। तो उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे एक छोटी सी बात है, मैं बात करने वाली हूँ हथनी कुंड बैराज के बारे में। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा ये यमुना रिवर पर है। कहाँ पर है ये? यमुना रिवर पर है हथनी कुंड बैराज। ठीक है, अब यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट एक डैम बनाने जा रही है और वो डैम क्या है, डैम से फ़ायदा ये होगा कि ये डैम जब अगर हैवी रेनफॉल होता है तो फ्लड को रोक सकेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक रिजर्वायर बनाया जाएगा। इससे इरिगेशन हरियाणा के एरिया में जो लोग रहते हैं उनको प्योर पानी, शुद्ध पानी भी मिलेगा पीने के लिए और इरिगेशन के लिए भी सप्लाई होगी, कृषि के लिए भी किसानों को पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो इसी से रिगार्डिंग हमको बात करनी है। हरियाणा गवर्नमेंट प्लानिंग टू बिल्ड अ डैम एट अ कॉस्ट ऑफ 6,134 करोड़ रुपीस। तो हरियाणा सरकार 6,134 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक बांध बनाने की परियोजना बना रही है, जो कि लगभग 14 किलोमीटर लॉन्ग इसमें एक रिजर्वायर होगा और 4.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम फ्रॉम द हथनी कुंड बैराज इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में से बनाया जाएगा। इससे फायदा ये होगा, इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, एक्वाकल्चर के लिए पानी मिलेगा, इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 250 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इससे जनरेट होगी। ये जो रिजर्वायर बनाया जाएगा इसकी जो कैपेसिटी होगी पानी को रखने की वो होगी 10.82 लाख क्यूसेक। आपने देखा होगा ना जब डैम बनाते हैं तो एक तरफ बहुत सारा पानी स्टोर होता है, इस स्टोर पानी को ही हमने रिजर्वायर नाम दिया है। ठीक है, इससे जो फ्लड आती है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकेगा। यमुना नदी में जो दिल्ली के रीजन में फ्लड आई थी उसको भी यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकेगा। अभी जो डैम तैयार हो रहा है, डैम एरिया ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जो डैम बनाया जाएगा वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करेगा। ये बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री CM के द्वारा बताई गई है। और CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और गवर्नर कौन है हरियाणा के? बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिएगा
अभी आप लोगों ने राज्यसभा और लोकसभा की कई बार आपने सुनवाई देखी होगी, मीटिंग्स देखी होंगी, जो सेशन चल रहा है, कई सारे बिल्स पेश होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स भाषण देते हैं, अपनी रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अपोजिशन ने प्रिविलेज मोशन पास किया अगेंस्ट पीयूष गोयल इन राज्यसभा। ये है पीयूष गोयल, इनके अगेंस्ट अपोजिशन ने प्रिविलेज मोशन पास किया। पहली न्यूज़ तो ये हो गई। इसके अलावा आपको आम आदमी पार्टी के भी एमपी पता होंगे, राघव चड्ढा, उनके अगेंस्ट भी राज्यसभा में प्रिविलेज मोशन को पास किया गया। ठीक है, तो राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर रिफर्ड कंप्लेंट रिलेटेड टू द प्रिविलेज ऑफ द हाउस अगेंस्ट द टीएमसी डेरेक ओब्रायन एंड आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा टू द प्रिविलेज कमिटी। तो ये दोनों इंसिडेंट्स के कारण, एक राघव चड्ढा के इंसिडेंट के कारण और एक पीयूष गोयल के इंसिडेंट के कारण, ये जो विशेष अधिकार प्रस्ताव या फिर प्रिविलेज मोशन है वो न्यूज़ में आ गया। अभी प्रिविलेज मोशन क्या होता है, कौन लेकर आता है, इस पे सज़ा कैसे दी जाती है, या इस पे सुनवाई कौन करता है, या प्रिविलेज कमेटी क्या होती है, वो सारी बातों को आज हम डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है, जितने भी, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के जो मिनिस्टर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, उनको बोलने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है स्पीच देने की। लेकिन स्पीच देने का मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष को आप कोई टिप्पणी कर दें या कुछ गलत बात कह दें। तो ऐसा एलिगेशन लगाया गया। इंडिया जो अलायंस बन गई है ना, अपोजिशन अलायंस है, उन्होंने एक प्रिविलेज मोशन राज्यसभा में पास किया, सबमिट किया राज्यसभा के जो चेयरमैन है जगदीप धनकर को, अगेंस्ट द पीयूष गोयल। और क्योंकि पीयूष गोयल ने जब एड्रेस कर रहे थे तो अपोजिशन जो था उसे ट्रेटर मतलब देशद्रोही बोल दिया, इसलिए यहाँ पे राज्यसभा में पीयूष गोयल के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन को पास किया गया। ठीक है, बेसिकली जो पार्लियामेंट के एमपीज या मिनिस्टर है, उनको जो प्रिविलेज दिए गए हैं, उनको जो ब्रीच किया जाता है तब प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। इट इज कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय द मिनिस्टर। ये जो प्रिविलेज मोशन है वो किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी मेंबर के द्वारा ये लाया जा सकता है। ठीक है, अ नोटिस इज मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ मोशन बाय एनी मेंबर ऑफ ईदर हाउस अगेंस्ट दोज बीइंग हेल्ड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, ये जो प्रिविलेज मोशन है वो सबमिट किया जाता है लोकसभा में, लोकसभा स्पीकर के पास, और राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर के पास। अब ये जो लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन है, उनको जब ये प्रिविलेज मोशन दिया जाता है तो वो खुद एक्शन ले सकते हैं, खुद सुनवाई कर सकते हैं, खुद एड्रेस कर सकते हैं, और चाहे तो वो इस मोशन को प्रिविलेज कमेटी को सौंप सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। द स्पीकर और चेयरमैन कैन डिसाइड ऑन द प्रिविलेज मोशन हिमसेल्फ और हरसेल्फ और रिफर इट टू द प्रिविलेज कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो अभी प्रिविलेज कमेटी क्या होती है, कितने मेंबर होते हैं, और प्रिविलेज मोशन होता क्या है वो हम समझते हैं, या कौन कौन से प्रिविलेज जो हैं वो दिए हैं, मिले हुए हैं एमपीज को। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री अगर हम प्रिविलेज की बात करें तो जितने भी दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जितने भी एमपीज होते हैं, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए हैं जिनको वो इंजॉय कर सकते हैं। इसे ही हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि अटर्नी जनरल है, अटर्नी जनरल लोकसभा में बैठते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, वोटिंग का राइट नहीं होता लेकिन डिस्कशन करने का अधिकार तो होता है। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस, वो किसी यूनियन मिनिस्टर को, किसी स्टेट मिनिस्टर को या अटॉर्नी जनरल तक एक्सटेंड किया जा सकते हैं। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं इसके अंदर प्रेसिडेंट नहीं आते, इसमें प्रेसिडेंट नहीं आते, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है उनके पास तो ऑलरेडी अपना खुद का पर्सनल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361, और आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट को अपने खुद के कुछ प्रिविलेजेस देता है। ठीक है, अभी जो आर्टिकल 105 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दो इंपॉर्टेंट प्रिविलेज को मेंशन किया गया है। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट, किसी भी एमपी को अधिकार है वो अपनी बात को रख सकता है पार्लियामेंट में, एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। ठीक, इतनी चीजें। इसके अलावा एक और एक्ट है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट, और उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि कोई भी एमपी है, अगर आपको उसे अरेस्ट करना है, उसने कोई कानून तोड़ा है या उस पर कोई पुलिस केस चल रहा है, उसको अगर अरेस्ट करना है तो सेशन शुरू होने के 40 डेज पहले से सेशन एंड होने के 40 डेज बाद तक उस एमपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये भी एक प्रिविलेज है किसी भी एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। डन इतनी चीजें।
अब जो मोशन पास किया गया है वो लोकसभा स्पीकर के पास या राज्यसभा के चेयरमैन पे जाएगा, वो खुद भी एक्शन ले सकते हैं या इस मोशन को सबमिट कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं किसे, पार्लियामेंट्री कमेटी या प्रिविलेज कमेटी को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रिविलेज कमेटी के बारे में, तो प्रिविलेज कमेटी एक स्टैंडिंग कमेटी है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। लोकसभा के 15 मेंबर और राज्यसभा के 10 मेंबर, टोटल 25 मेंबर से ये प्रिविलेज कमेटी बनती है। ठीक है। It examine the cases of breach of the privileges of the House and its member and recommend appropriate action. एक्शन रिकमेंड करती है कि क्या करना चाहिए और फिर रिकमेंडेशन भेजा जाता है स्पीकर के पास या फिर चेयरमैन के पास राज्यसभा के, और उसके बाद एक्शन लिए जाते हैं। डन। नेक्स्ट बात करेंगे INS विशाखापट्टनम एंड INS त्रिकंद अराइव इन दुबई फॉर द बायलिटरल एक्सरसाइज। तो INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद जो है वो पहुंच गया है दुबई, UAE पहुंच गया है पोर्ट रशीद पे। कहाँ पे पहुंचा है? पोर्ट राशिद पे दुबई में पहुंच चुके हैं बायलिटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे? तो जायद तलवार 2023। तो जायद तलवार 2023 जो एक्सरसाइज है UAE की नेवी के द्वारा कंडक्ट की जा रही है, एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि 8 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में कंडक्ट हो रही है। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए INS इंडियन नेवी ने अपने 2 शिप भेजे हैं, INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद। ठीक है। तो आपको कितनी बातें याद रखनी है? सबसे पहली बात, जायद तलवार एक्सरसाइज कौन होस्ट कर रहा है? तो UAE की नेवी कर रही है। ये एक बायलिटरल एक्सरसाइज है, तो इसमें इंडियन नेवी और UAE की नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। और इंडियन नेवी ने अपने 2 नेवल शिप्स को भेजा है। कौन कौन से हैं वो? INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद। नेक्स्ट बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में। अगेन यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की है और वापस से थर्ड टाइम जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है। तो रेपो रेट क्या चल रहा है? 6.5% जो है वो रेपो रेट चल रहा है। वहीं अगर आप बात करेंगे SDF मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में, तो वो 6.25% है। MSF और बैंक रेट सेम होते हैं, हमको पता है MSF और बैंक रेट सेम होते हैं, विच इज 6.75%। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने GDP ग्रोथ 2023-24 के लिए एक्सपेक्ट की है 6.5%, विच इज इक्वल टू द रेपो रेट। ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की है, रिकमेंडेशन अभी आई है, RBI ने इनको पेश किया है। तो देखिए, जैसा कि हमेशा कहती हूँ, क्वार्टरली बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं और अपनी रिपोर्ट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, SDF, MSF, बैंक रेट, इन सबको पब्लिश किया जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले इनको चेक करके जाना, क्योंकि हर 3 महीने 4 महीने में ये बदलती रहती हैं। लेकिन अभी तो पिछले 3 बार से कोई भी चेंजेस रेपो रेट में नहीं हुए हैं, जो कि 6.5% है। नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। तो एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को लॉन्च कर रहा है। इसने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये डेबिट कार्ड जो होगा वो एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर दोनों के लिए होगा विथ अ सेविंग बैंक अकाउंट। अभी तक जो ये डेबिट कार्ड बनाया जाता है ये PVC से बनाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का फुल फॉर्म ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर इन्होंने डेबिट कार्ड बनाने के लिए RPVC मटेरियल यूज़ किया है, मतलब रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज़ किया है, जो कि एक इको फ्रेंडली मटेरियल है, ऐसा इनका कहना है। और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। इनका ये कहना है कि हर एक बैच जो 50,000 कार्ड्स का एक बैच होगा उसमें लगभग 350 kg कार्बन एमिशन को हम रिड्यूस कर लेंगे, ऐसा इनका कहना है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ पे हम बात करेंगे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पोर्पोइज इन डेंजर। अब ये वर्ड है यहाँ पे पोर्पोइज। अब ये क्या होता है? बेसिकली जो मरीन मैमल होते हैं उनको हम पोर्पोइज कहते हैं, मरीन मैमल को हम पोर्पोइज कहते हैं। और ये स्मॉलेस्ट है और इसे इन डेंजर कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक है। क्यों किया गया है? क्योंकि देखेंगे आप लगातार इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। 1997 में लगभग 567 थे और अब इनकी संख्या जो है वो लगभग 5-10 तक पहुंच चुकी है। 1 दर्जन के आसपास बस इनकी संख्या बची हुई है।
ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, हम जो स्मॉलेस्ट पोर्पोइस के बारे में बात कर रहे हैं उसका एक्चुअली नेम है बेक्यूटा पोर्पोइस। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड क्रिटिकली इंडेंजर पोर्पोइस है और इलीगल गिल नेट की मदद से जो फिशिंग हो रही है, इलीगल तरीके से जो मछलियों को गिल नेट से पकड़ा जा रहा है, जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हुई है और लगभग अब 8 से 10 ही पोर्पोइस बचे हुए हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, इस एरिया में आपको ये पोर्पोइस देखने को मिलेंगे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में शामिल किया गया है। आप इनकी लोकेशन पहले देख लीजिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, अपर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आपको ये पोर्पोइस बेक्यूटा मरीन या फिर पोर्पोइस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन issued its first extinct alert on बेक्यूटा पोर्पोइस। पहली बार इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने इस बात की अनाउंसमेंट की है कि अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो ये जो बेक्यूटा पोर्पोइस है, जो कि स्मॉलेस्ट पोर्पोइस है, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो एक्सटिंक्ट अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। ऑलरेडी ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में भी आते हैं। अब इनके लिए अलर्ट जारी किया है कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें हम लिटिल काऊ के नाम से भी जानते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज में इनका नाम क्या है, लिटिल काऊ है। जैसा कि मैंने कहा कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और मैक्सिको के एरिया के पास आपको ये देखने को मिलेंगे, केवल यही इनका एरिया है। ठीक है, इट हैज़ द स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ एनी व्हेल, डॉल्फिन और द पोर्पोइस। क्लियर, इनकी अगर पॉपुलेशन देखें तो इनकी साइज़ भी अगर आप देखोगे तो 5 फीट के लगभग इनकी साइज़ होती है और गिल नेट के कारण जो लगातार फिशिंग हो रही इलीगल तरीके से, इसके कारण इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। इसलिए इंटरनेशनल व्हेल कमीशन ने इस बात को रिकमेंड किया है कि हमको बिल्कुल पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में गिल नेट को बैन कर देना है, फिशिंग को बैन कर देना है, जिससे हम इनकी संख्या को, जो 8-10 बच गए हैं, उनको हम बचा सकें, नहीं तो ये एक्सटेंट हो जाएंगे। क्लियर, और ये टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं इसको ही हम गिल नेट कहते हैं, जिसकी मदद से मछलियों को पकड़ा जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट देविका। अब ये क्या है, देखिए, जो जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने अभी रिसेंटली हमें बताया है कि प्रोजेक्ट देविका ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है दैट नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट रिवर रेजुविनेशन प्रोजेक्ट देविका इज़ नियरिंग इट्स कंप्लीशन। मतलब प्रोजेक्ट देविका जो उत्तर भारत का पहला नदियों को पुनर्जीवित करने, उनका रिस्टोर करने का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो 190 करोड़ रुपीस की थी। अंडर द लाइन ऑफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कब लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट देविका को, 2019 में से लॉन्च किया गया था अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये काम करता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो देविका रिवर है उसके जो घाट हैं, उसके घाटों को तैयार किया जाएगा। ठीक है, नेचुरल वाटर बॉडी को रिस्टोर करने का काम किया जाएगा। जो भी इंक्रोचमेंट इस एरिया में हुआ है, अतिक्रमण हुआ है नदियों के पास, उसको हटाया जाएगा। इसके अलावा जो शमशान घाट है वो बनाया जाएगा। फिर प्रॉपर तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक पाइप और मैन होल का पूरा एक नेटवर्क यहाँ पे तैयार किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट भी यहाँ पर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं देविका रिवर के बारे में। तो देविका रिवर ओरिजिनेट होती है सुद्धा महादेव टेम्पल इन ऊधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। तो ऊधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से देविका रिवर ओरिजिनेट होती है और ये वेस्टर्न पंजाब में जाती हुई फिर बाद में रावी नदी से जाके मर्ज हो जाती है। अच्छा, देविका रिवर जो है ना, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हिंदुओं की मान्यता के अनुसार इसे सिस्टर ऑफ रिवर गंगा कहा जाता है। तो गंगा नदी की बहन देविका रिवर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट। ये जो आपको एक वेइंग यूनिट दिख रही है, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बनी हुई है और रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI डिपार्टमेंट ने इसकी खोज की है और ये रिलेटेड है कहाँ से, संगम पीरियड से। संगम पीरियड मतलब संगम पीरियड के लोग जो है वेइंग करने के लिए, वेट मेजरमेंट करने के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ किया करते होंगे। ठीक है,
तो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ वेइंग यूनिट मेड ऑफ द क्रिस्टल कॉर्ड्स, जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर की है डाया में, 1.5 सेंटीमीटर की हाइट में और 8 ग्राम है इन वेट में। ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया है तमिलनाडु से, तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ पर? तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट से इसको डिस्कवर किया गया है। बेसिकली यहाँ पे जो एक्सकवेशन का काम चल रहा था खेलाड़ी शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में 2014 से चल रहा था, लेकिन पहली बार ऐसी कोई डिस्कवरी हाथ में लगी है और क्वार्ट्ज क्रिस्टल वेइंग यूनिट यहाँ पे मिली है, जो कि संगम पीरियड की बताई जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है हमको और भी जो सारी जो चीज़ें मिली है, जैसे कि एक अर्थन स्नैक फिगराइन मिला हुआ है, कुछ आयरन की नेल्स वगैरह मिली हुई हैं, और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो संगम एरा है उसकी जो डेट है उसको हमें पुश बैक, मतलब उसकी डेट को, एरा को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। Furthermore, these recent findings have pushed back the proposed start date of the Sangam era to 600 BC। ठीक है, इससे हमें ये कंफर्म होता है कि ये लोग वेट करने के लिए, मतलब वेइंग सिस्टम का यूज़ करते थे चीज़ों को मेज़र करने के लिए। अभी तक हमको जो भी सिस्टम मिले हैं, वेइंग यूनिट मिली हैं, वो स्टोन मेड मिली हैं जनरली, या फिर स्टोन वेट के अलावा आयरन की बनी हुई मिली है, लेकिन यहाँ पर ये रॉक मेड भी नहीं है, ये किसी मिनरल से बनी हुई वेइंग यूनिट हमको मिली है। These weighing units were not used for paddy or the vegetable, but were weighing high value items such as the gold and semi precious and precious stones। Next है थारोसॉरस इंडिकस। अभी थारोसॉरस इंडिकस क्या है? तो बेसिकली ये एक डायनासोरस है। ठीक है, इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि ये देखो थार डेजर्ट और इंडिकस से इंडिया, तो इंडिया के थार डेजर्ट में हमको ये नई स्पीसीज मिली है डायनासोरस की, इसलिए इसका नाम जो है वो थारोसॉरस इंडिकस रख दिया गया है। तो बेसिकली आईआईटी रुड़की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने ओल्डेस्ट फॉसिल रिमेन्स डिस्कवर किए हैं जैसलमेर थार डेजर्ट से। ठीक है, ये जो नई स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है इसका नाम है थारोसॉरस इंडिकस, क्योंकि इंडिया के थार डेजर्ट में इसको मिला है। ये जो रिमेन्स मिले हैं वो बताए जाते हैं कि लगभग 167 मिलियंस पुरानी ये रिमेन्स हैं। ठीक है, इसके पहले ये जो इसी प्रकार की जो स्पीसीज थी जिसका नाम है डाइकरियोसॉराइड डायनासोरस, ये एक प्लांट ईटिंग डायनासोरस स्पीसीज है। इसके पहले डिस्कवरी चाइना में हुई है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में हुई है, लेकिन पहली बार इंडिया में ये डिस्कवरी हुई है, इसलिए इंडिया में जो स्पीसीज मिली है उसका नाम हमने थारोसॉरस इंडिकस रखा है। लास्ट न्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं केरला टू बी रीनेम्ड केरलम। देखिएगा, अब कैसे किसी स्टेट का या सिटी का नाम चेंज किया जाता है, क्या प्रोसीजर होती है, उसको हम यहाँ पे समझना है। और ये जो केरला नेम आया है वो कहाँ से आया है और यहाँ पर क्या बिल पास किया जा रहा है केरला के स्टेट असेंबली से, वो हमें देखना है। ओके, तो केरला असेंबली पासेस रेजोल्यूशन टू रीनेम स्टेट एज अ केरलम। तो यहाँ पर स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है और अप्रूवल के लिए भेजा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मतलब अमित शाह जी के पास इस बिल को भेजाया है और कहा है कि हम चाहते हैं कि केरला का जो नाम है वो केरलम कर दिया जाए। ठीक है, द नेम ऑफ आवर स्टेट इन मलयालम इज केरलम। मलयालम में केरलम हम लिखते हैं, केरलम हम बोलते हैं, बट इंग्लिश में से केरला लिखा जाता है। और इसके अलावा जो हमारा शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 1 अनुसूची नंबर 1 है उसमें सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के नाम है, और वहाँ शेड्यूल 1 में भी केरला नाम लिखा है। तो अगर हम नाम चेंज करना चाहते हैं तो हमें शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और फिर केरला से हमें वो केरलम करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट करने के लिए जो अप्रूवल दिया जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिया जाएगा। इसलिए केरला के सीएम ने रेजोल्यूशन को भेजा है अप्रूवल के लिए होम मिनिस्ट्री के पास। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। The name of our state in the first schedule of the constitution has been written as the Kerala। This assembly यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है यूनियन गवर्नमेंट से इमीडिएट स्टेप ले अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट ऑफ केरला। तो पार्लियामेंट बिल्कुल आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, तो इसलिए बोला गया है कि आर्टिकल 3 की मदद से जल्दी इमीडिएट एक्शन ले और यहाँ पर नाम चेंज करे केरला से केरलम। अगर हम इस पर्टिकुलर नाम के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अशोक रॉक एडिक्ट 2
अशोक के जो रॉक एडिक्ट है उसका जो सेकेंड एडिक्ट है वहाँ पर, जो कि 257 BC का है, वहाँ पर एक केरला पुत्रा के बारे में हमें, एक जो लोकल रूलर थे केरला पुत्रा, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, जो कि सन ऑफ चेरा थे, जो कि चेरा डायनेस्टी थे। तो ऐसा बोला जाता है चेर से केरल आया है, चेर वर्ड से केरल आया है, और केरलम जो आया है वो किससे आया है, चेरम से आया है। ऐसा इसके नाम का ओरिजिन है। यहाँ पर एक हम जर्मन स्कॉलर के बारे में बात करते हैं जिन्होंने फर्स्ट मलयालम इंग्लिश डिक्शनरी को पब्लिश किया था। उनका नाम है डॉक्टर हरमन गुंडार्ड। इन्होंने कहा था कि जो केरम है, कन्नड़ में इसे केरम जो है वो कन्नड़ फॉर्म क्या है, चेरम है इसका, ठीक है। तो केरलम एज चेरम इसको डिफाइन किया गया है। और चेरम जो रीजन है बेसिकली गोकर्णम से कन्याकुमारी के बीच का जो एरिया है वो चेरम कहलाता था, और उसी चेरम से केरलम आया है। मेन जो रूट है वो चेर है, ठीक है, चेर है। अब यहाँ पे चेरलम का मतलब क्या है, तो आप देखेंगे चेर का मतलब होता है ज्वाइन, और यहाँ पे चेरम का मतलब होता है लैंड, रीजन या फिर लैंड, ठीक है। इतनी चीजें। अब यहाँ पर कैसे नाम को चेंज किया जाता है, तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास किया स्टेट असेंबली ने, और ये रेजोल्यूशन कहाँ पे भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास अप्रूवल के लिए पहुंचा। जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब अमित शाह जब इसे अप्रूव करेंगे तब कहीं जाके कॉन्स्टिट्यूशनल में नेसेसरी अमेंडमेंट किया जाएगा, और उसके बाद नाम चेंज होगा शेड्यूल 1 में, ठीक है। अब प्रपोजल तो सेंड कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। अब होम मिनिस्टर जो है यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगेंगे अलग अलग एजेंसी से। कौन कौन सी एजेंसीज हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, क्योंकि किसी स्टेट का नाम चेंज होगा तो सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, प्लेटफॉर्म पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स, सर्वे ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इन सारी एजेंसी से अप्रूवल मंगाया जाएगा। अगर ये सारी एजेंसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देती हैं, अप्रूवल दे देती हैं, और होम मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है, तो फिर होम मिनिस्टर अप्रूवल देंगे, जिसके बाद नाम चेंज कर दिया जाएगा स्टेट का, केरला से ये केरलम हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है, ठीक है। इतनी चीजें। तो आज आपको 2 आर्टिकल्स मैंने बताए हैं, आर्टिकल नंबर 105 बताया है और आर्टिकल नंबर 3 आपको मैंने बताया है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ओके। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली बात है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को परचेज करेगा गुयाना, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है जयेश सानी, इन्हें ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 दिया गया है इनके हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने के लिए अफ्रीका रीजन में। नेक्स्ट बात करेंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग 18th नंबर पर है, ओके। इंडिया इज रैंक्ड 18th अमंग द लीडिंग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला है CFO ऑफ एलन मस्क ओन कार मेकर टेस्ला, किसे अपॉइंट किया गया है CFO, तो आंसर हो जाएगा वैभव तनेजा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑर्गन डोनेशन कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया, किसके रिसर्च एक्सपेरिमेंट को ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए, तो आंसर हो जाएगा सर रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी। जस्टिस यहाँ पे जस्टिस एस मुरलीधर को रिप्लेस करके 33rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट कौन बन गया है, आंसर हो जाएगा जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा, ऑप्शन बी। अब देखिएगा भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेट करने कहा है भारत में भी हवाना सिंड्रोम को। सो हवाना सिंड्रोम पे एक मैंने बहुत पहले एक बर्निंग इशू लिया था, आई होप आपको याद होगा। अगर याद नहीं है हवाना सिंड्रोम के बारे में तो आप प्लेलिस्ट में जाके बर्निंग इशू में जाके हवाना सिंड्रोम के बारे में पढ़ सकते हैं, या हवाना सिंड्रोम बाय पूजा मैम डाल दोगे यूट्यूब पे तो भी आ जाएगा, बर्निंग इशू में कवर किया था। सो हवाना सिंड्रोम क्या है, तो एक्सपोज टू हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के कारण ये पॉसिबल कंडीशन होती है इसके होने की। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे जो शहीद हुए हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए एक कैंपेन रन किया है, उसका नाम क्या है, मेरी माटी मेरा देश, ऑप्शन बी। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, आंसर हो जाएगा इंडिया, लॉन्च किया गया इंडिया में, ऑप्शन सी।
कल मैंने आपको स्वाति के बारे में बताया था, स्वाति माउंटेन रेडार सिस्टम, याद आया? इसे किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? नासा ने, इसरो ने, बीएल ने या फिर डीआरडीओ ने? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।